रखो लागू मंजर भी आएगा, तू मेरे साथ साथ मेहनत तो कर, आप तुझे सोशल साइंस में टॉपर बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग 3 मार्च को पेपर देने वाले हो क्लास 10th में हो सोशल साइंस का, तो भाई साहब आपके लिए लेकर आ चुका हूं बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर। वायरल मॉडल पेपर है, तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व करके जरूर जाना। ऐसा ही पेपर आपको 3 मार्च को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना। तो देख सकते हो दोस्तों, सत्र 2022-23 भैया इसको बोर्ड ने खुद जारी किया है। आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, यहां पर लिखा गया है केवल प्रश्न पत्र। ऐसा ही पेपर दोस्तों आपको 3 मार्च को देखने को मिलेगा। कब दोस्तों? 3 मार्च को, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, जो भी है यहां पर टाइम बकवास नहीं करते हैं। और यहां पर 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, यहां पर ठीक है 20 अंक आपके हैं बहुविकल्पी। तो यहां पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पहला दोस्तों है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो जल्दी से आपको बताना, तो याद रख लेना यहां पर भैया, वियना संधि से जो संबंधित है वो नेपोलियन संबंधित है। मैं जल्दी जल्दी आपको विकल्प बता दे रहा हूं, आप लोग देख लेना। दूसरा है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? जल्दी से आप बताइए। तो यहां पर याद रख लेना भैया, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। जो सत्ता की साझेदारी है भैया, उसमें बेल्जियम मॉडल की जो प्रमुख महत्व है, विशेषता है, वो ये है कि भाई संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी संप्रदायों को, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आता क्या है मेरे भाई? आगे आता है, देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? भैया आप जानते हो कब आपकी 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% का तक क्यों गिर गई, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना भैया आप लोग कि 1929 ईस्वी में एक आर्थिक महामंदी आई थी, आपको पता होगा, उसी के कारण। तो कहां पर है भैया? महामंदी के कारण, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। चौथा है दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? जल्दी से यहां पर आप बताइए। तो यहां पर ध्यान देना भैया, जो ये स्थान है वो हो जाएगा अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? भैया संघीय सरकार से इसमें से कौन सा लक्षण जो है वो संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा भैया शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, ठीक है, वो आपका संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं, संघीय सरकारें, क्योंकि ये केंद्र से संबंधित होती हैं, जो भी डिसीजन केंद्र सरकार लेती है। इन शक्तियों का केंद्रीकरण जो है दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन होता है, आप जानते हो, है ना। कोई भी सेना वगैरह हमेशा आप जानते हो केंद्र के अंडर में ही आती हैं, पुलिस वगैरह आती है ना, राज्य सरकार संघीय राज्य में। उसके बाद दोस्तों 6वां नंबर है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? भैया सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? धर्म हो सकता है या भाषा? तो यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे दोनों, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विभाजन बोला है तो भैया वो हो जाएगा आपका धर्म, क्योंकि धर्म के कारण ही हमारा जो है भारत में बहुत सारे समाज बटे हुए हैं। धर्म में हिंदू धर्म, फिर हिंदुओं में भी बहुत सारी जातियाँ हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, आप कह सकते हो, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इतने सारी ये सारी चीज़ें जिसके कारण हमारा समाज बटा हुआ है। और हर जगह आप देखोगे दंगे लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती हैं, इसी के कारण होता है भैया। प्रमुख तो यहाँ पर धर्म होता है। धर्म को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, आप जानते हो, धर्म पर ही सब चीज़ आधारित होती है। राजनीति भी धर्म पर की जाती है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ये सारा दिन टीवी पर आप लोग नाटक देखते हुए, है ना, ये नाटक लगाए रहते हैं, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया को आप जानते ही हो। 7वां है दोस्तों यहाँ पर, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है भैया, क्या अर्थ होता है यहाँ पर? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो यहाँ पर आपका आ ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया? आपका यहाँ पर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, या फिर दोस्तों स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। हाँ बिल्कुल, जैविक भिन्नता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? भैया राष्ट्रवाद का उदय, ध्यान देना, राष्ट्रवाद का उदय, पुनर्जागरण का उदय सर्वप्रथम आपका इटली में हुआ था, लेकिन यहां पर पूछा है राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा भैया फ्रांस से हुआ था। आप लोग जानते होंगे फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है, जिसकी वाटरलू में पराजय हुई थी। और नेपोलियन संहिता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे, जिसके कारण वो वहाँ का चांसलर बना था, बहुत ही अच्छा काम किया था, वो राजा था, आप कह सकते हो, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? किसको माना भाई? रूसो, काल्विन, या फिर विक्टर इमैनुअल, या फिर जिसेपी मैथ्सनी? किसको माना है यहाँ पर? तो याद रख लेना भैया, जिसेपी मैथ्सनी को
जो हमारा इंडिया का है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन माना था ईडीयू ने, ठीक है ये। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या होता है भैया, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आय एवं ब दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया ये आपका आय एवं ब दोनों हो जाए क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा बिल्कुल देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। भाई कोई भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, कुछ भी बोल सकता है ना, किसी के भी खिलाफ। यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, देखो गाली नहीं देना चाहिए, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब कि क्या है कि सभी एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र का यही सबसे बड़ी खूबी होती है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। भैया मृदा जो है, मिट्टी जो है, किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय या फिर जैव संसाधन संभावी। तो यहाँ पर भैया जो मृदा है जल्दी से आप बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य मतलब क्या होता है, जो भैया नष्ट नहीं होता है, दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं ना। मृदा को हम हमेशा उपयोग करते रहते हैं, खेती करते हैं, आप देखते हो कुछ हो जाता है क्या, हम बार बार खेती उसमें करते रहते हैं। 12 दोस्तों निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के प्रमुख कारण क्या है। भैया भूमि संकुचन के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, गहन खेती या फिर अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो पंजाब में पूछा, तो पंजाब में दोस्तों अधिक सिंचाई की जाती है जिसके कारण यहाँ पर ये घटना घटती है, ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना। आगे 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। भैया केरला की मृत्यु दर निम्नतम है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर, तो याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भैया रोजगार की परिस्थितियों पर या फिर इनमें से जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रख लेना उद्यम का स्वामित्व पर, ठीक है, क्या भैया, उद्यम का स्वामित्व पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 15 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। जल्दी बताइए भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, मतलब भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का दलदली होना। भूमि का उपजाऊ होना भैया क्षरण दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, जल्दी बताओ, ये भी नहीं हो सकता, क्षरण है मतलब भूमि का नष्ट एक प्रकार से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूमि का अनुपजाऊ होना ही भूमि क्षरण कहलाता है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। जो गोंडवाना नामक कोयला है वो किस क्षेत्र में इसका जमाव नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है, वो हो जाएगा भैया दामोदर घाटी, याद रख लेना। बहुविकल्पी की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है भैया, 3 मार्च से पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे 17 नंबर है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। भैया जल्दी बताओ, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, या फिर वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, या फिर अधिक मजदूरी, या फिर अपने से कोई नहीं। जल्दी बताओ यहाँ पर भूमिहीन जो हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताओ। तो भैया जो भूमिहीन मजदूर हैं उनसे भाई किसानी से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके पास खेत है या नहीं, अपने बच्चों को भाई विदेश में कैसे बसा सकते हैं ना, उपज का क्या मतलब है उनके लिए, ठीक है, उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है, उपज से उनको क्या मतलब, भाई उनको सबसे ज़्यादा अधिक मजदूरी जो मिली है ना, यही है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं। जल्दी से इसको पढ़िए और इसको मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके आप लोग बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक कमेंट पूछ रहा हूँ, मैं देखता हूँ किसका आंसर सही होगा, जिसका आंसर सही होगा मेरे तरफ से उसको दिल से भाई धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे है, दिल हार्ट मिलेगा मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भैया परंपरागत बोला है, कोयला या भूतापीय ऊर्जा या आयन व दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा जो है दोस्तों, ऊर्जा का जो है वो परंपरागत स्रोत नहीं है, ये ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है भाई, वैश्वीकरण से है ना। वैश्वीकरण मतलब बिजनेस मॉडल भाई, आप ये कह लो, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हो, ग्लोबल पूरा जो है वर्ड है वो एक चैन में जुड़ गया, व्यापार के माध्यम से WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरीके से। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में जो है दोस्तों वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जो बहुत ही राष्ट्रों में मतलब एक से ज़्यादा राष्ट्रों में जो कंपनियां निवेश करती हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं ना, जहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया, बिल्कुल सही है। और जिसके खिलाफ राजीव दीक्षित थे, अगर आप लोग जानते होंगे राजीव दीक्षित के बारे में, बहुत ही अच्छे थे वो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिल्कुल खिलाफ थे, जो कोको कोला ये सब है ना भाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब अनर्गल चीज़ें करती हैं,
ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ दूसरा ही मिला देंगी, बोलेंगी कुछ दूसरा, ऐड में कुछ दूसरा दिखाएंगी, है ना, कुछ अलग ही बढ़ा चढ़ाकर। उसके बाद दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, रोजगार आया। ठीक है, और उसके बाद सामान लोग उपयोग किए, लेकिन कुछ बिगड़ी भी, लोग बीमार भी पड़े उनका सामान खाकर वैसे तो चलो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हो इसी तरीके से बिल्कुल आएंगे 50 अंक के क्वेश्चन। इसको सॉल्व जरूर करना, पहला 3 घंटे बैठकर सॉल्व करना, अपने से बना कर क्वेश्चन लिखना। ठीक है, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल सके सोशल साइंस में, क्योंकि इसमें भैया टाइम क्वेश्चन के आंसर लिखना है जो कि भैया अंक के अनुसार। ठीक है, 4 अंक के अब आएंगे, 2-2 नंबर के खत्म कर दिए गए, बहुविकल्पी ही कर दिए गए हैं, तो 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे क्वेश्चन में अथवा में रहेगा, तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर अब लगने वाला है, क्योंकि पहले जो है अथवा में हर जगह नहीं देता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। भैया प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको समीक्षा करना है होने वाली महामंदी का। महामंदी 1829 ईस्वी में आई थी, आप जानते हो। 1914 में क्या यहाँ पर 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी और 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भैया प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो आर्थिक महामंदी क्यों आई? क्योंकि भाई जो भी देशों का पैसा था वो युद्ध में खर्चा हो गया, युद्ध में कई सारे लोग मारे गए, बैंक जो है दोस्तों, बैंकों में नुकसान पहुंचा, इस तरीके से आप कह सकते हो लोगों में डर बैठ गया, लोग कम सामान खरीदने लगे, जिसके कारण महामंदी आई, है ना। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग, देख सकते हो ना, मैं आपको बता दिया। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। मैं आपको देखो 4 नंबर दिया है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आंसर लिखने की। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दो, उसके बाद अगर आपको अच्छे नंबर लेना है ना सोशल साइंस में, आप पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर लिखो। 4 यहां पर नंबर का दिया है, तो 4 आप लोग पॉइंट इस तरीके से लिख दो। ठीक है, दूसरा, उसके बाद तीसरा इस तरीके से, मतलब हेडलाइन करके, चौथा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा हेडिंग लिखो। यहां पर 4 दिया है तो 4 हेडिंग तो कम से कम कंप्लीट करके आओ, जिससे आपको 4 में 4 नंबर मिले। अगर आप पूरी पोथी लिख दोगे तो मैं कहूंगा कि उसमें नंबर काट लेगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी हेडिंग लिखेंगे तो हर हेडिंग जांचेगा, 4 हेडिंग रहेंगी तो 4 नंबर दे देगा। उसके माइंड में ऐसा बच जाएगा कि हाँ बच्चे ने भैया 4 नंबर के अनुसार 4 हेडिंग लिखा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, उसके बाद हेडिंग लिखो। दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल सही बात है, जो सत्ता की साझेदारी है भैया लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सब लोग आजाद है, किसी पर बोल सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, कुछ भी। तो भैया सत्ता की साझेदारी है हमारे देश में, हमारे देश में भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस कथन की आपको विवेचना करना। भाई देखो सत्ता में कोई भी जा सकता है ना, ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद अथवा में भी तो 4 पॉइंट आपको लिख देना है। उसके बाद जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखो कितना अच्छा आंसर है, इसको तो आप लोग बना कर लिख सकते हो, जो भी आप देखते हो न्यूज़ चैनल टीवी में। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जाति में ही राजनीति हो गई है आजकल, और राजनीति में ही जाति है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी राजनेता हैं वो जाति पर ही, कोई हिंदू को गाली देगा, कोई मुस्लिम को देगा, और लड़ा कर अपना अपना फायदा केवल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर कर क्या रहे हैं, केवल यही कर रहे हैं कि जातियों पर लड़ाकर वोट ले लिया जाए किसी न किसी तरीके से। तो ये बहुत ही बुरा स्थिति है। ठीक है, मतलब जाति पर जो, अगर जाति पर आधारित चुनाव रहेंगे तो ये पूछ सकता है कि जाति पर आधारित चुनाव के बारे में बताइए। तो जाति पर आधारित अगर चुनाव हो जाएंगे तो उसमें किसी एक समूह का ज्यादा विकास होगा, एक समूह का कम होगा, और ये होता भी है, अभी भी होता है। जाति पर अगर राजनीति की जा रही है तो भैया वो केवल एक जाति को नीचे दिखाएंगे, एक जाति को ऊपर दिखाएंगे। ऊपर हमेशा ध्यान देना, राजनेता इतने चालाक होते हैं, उसी को दिखाएंगे जिसकी उस क्षेत्र में बहुलता अधिक होती है। जैसे जहां पर मुस्लिम की बहुलता अधिक होगी या हिंदू की जहां पर अधिक होगी, उनको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे ये लगेगा कि हाँ ये हिंदू की तरफ है, जिससे लोगों का वोट जो है दोस्तों, भले ही मुस्लिम का नहीं मिले, हिंदू का वोट उनको मिल जाएगा, उसी से वो जीत जाएंगे। तो इससे क्या होता है भाई, वर्गों में बंटवारा भी हो जाता है। मतलब भैया देश में बंटवारा आप कह सकते हो, वर्गों में बंटवारा, क्योंकि भैया जाति के आधार पर तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो सोचो, लिख लोगे आप आराम से, मैं बता दिया यहाँ पर इसका आंसर भी। तीसरा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं एक आधारभूत आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आधारभूत। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। भैया सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिखना है। ठीक है, ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। जो भी लिखना है आप लिख दोगे कि भाई ऊर्जा ऐसे ऐसे नहीं खत्म करना चाहिए, घर में जो बल्ब वगैरह हैं ये जब हम घर से बाहर जाएं तो बंद कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें।
सामाजिक विज्ञान का मतलब है समाज के बारे में जानना। और मैं आपसे कहूंगा कि ये देखो बिल्कुल सरल सरल आ रहे हैं, ये तो आप अपने से दिमाग से बनाकर कर लोगे, कभी नहीं पढ़े हो तो भी ये कर लोगे। मैंने ये देखा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के बस चले जाओ। मैंने देखा सामाजिक विज्ञान में बच्चे रटने लग जाते हैं। भैया रटना नहीं है, कितना रटोगे सामाजिक विज्ञान, आप ही सोचो ना। उसके बाद है अथवा में, ठीक है, तो अथवा में है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित बताइए। भैया अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसों से संबंधित, किससे भैया, पैसों से, धन से संबंधित आप कह सकते हो। अब धन से संबंधित यहां पर ये परिवहन और संचार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया संचार जो होता है वो पूरे देश में जो जनता है उसको कनेक्ट करता है, कि सरकार से कनेक्ट करता है ना, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं संचार के माध्यम से। जो टीवी वगैरह ये संचार ही है, जो मोबाइल आप देख रहे हैं संचार का माध्यम है। संचार का माध्यम क्या है भैया, मतलब कि क्या है, प्रसार, प्रचार, प्रसार। तो लोग आजकल मतलब क्या है, कहीं पर भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि मोबाइल के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, ये था ना, तो ये आपका, तो ये भाई होना ही चाहिए किसी को भी। और परिवहन भाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसमें पैसा खर्च होगा, जिससे क्या होगा कि भाई जीडीपी में भी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि भाई पैसा लोग खर्च करेंगे तो वहां पर टैक्स जाएगा सरकार को। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, कर सकते हो। चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। भैया क्या करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उत्पाद का उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए, कुछ गलत काम भी ये करती हैं कंपनियां, ये ध्यान रख लेना, तो वो भी आप लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो 4 नंबर का अथवा में भी दिया है। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। भाई अच्छा बाजार क्या कहलाएगा, जहां पर भैया है कुछ कानून हो, कोई भी व्यापारी कुछ भी किसी भी कस्टमर के साथ गलत ना कर सके, ये सारी चीजें ना, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा आपसे, भैया 4 अंक के दिया है ना, तो 4 अंक का दिया है तो 4 हेडिंग, मतलब ऐसे एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हेडिंग डाले, ऐसे 4 हेडिंग आप लोग जरूर करके आना, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब 4 नंबर का मतलब है 1 पेज आप कम से कम करो, अगर हो सके तो आधा पेज से ज्यादा करना, ठीक है, मैं ये कहूंगा। तो और हेडिंग जरूर लिखना, मैं ये कहूंगा आपसे। उसके बाद है दोस्तों, देख सकते हो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, इसमें भी अथवा में भी देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों 150 शब्द में आपको लिखना है। 150 शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, ददांशा, मतलब 15 से 20 लाइन में कम से कम आपको, ठीक है। तो मतलब 20 लाइन में आपको लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं एक चीज आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर भी 6 अंक का दिया है ना, तो आपको 6 हेडिंग यहाँ पर लिखना। क्या करना है, 6 हेडलाइन करना है, 6 हेडिंग आपको लिख देना है बस। 6 हेडिंग कोई भी लिखकर आपको आंसर लिखना, ये ध्यान देना। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, प्रस्तावना, मतलब उसके संबंध के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पोथी लिख दो इतनी बड़ी। उसके बाद आप हेडिंग लिखना स्टार्ट करो कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरह। जैसे यहाँ पर पूछा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। भैया असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का क्या कारण था, चौरा चौरी की घटना हो गई थी। असहयोग आंदोलन क्या था, अंग्रेजों का जो है दोस्तों सहयोग न करना। दूसरा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, देश को स्वतंत्र आजादी करवाने के लिए। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो देश में बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, देश के लोगों को सता रहे थे, और महात्मा गांधी चाह रहे थे कि हमारा देश आजाद हो जाए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे भैया, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो जो कारण थे। अंग्रेज जो है भाई ऐसे ऐसे करते थे, बागानों में उनको मतलब किसानों को सही से कर नहीं मिलता था, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसलिए गांधी जी ने चलाया, और उसके बाद इसके उन्होंने क्यों स्थगित किया, उसके 1 2 3 हेडिंग लिख दो, ठीक है, क्यों स्थगित किया, हेडिंग लिख दो। उसके बाद भाई उसके बाद उसके बारे में लिख दो क्यों स्थगित किया, चौरा चौरी घटना हो गई, और जो जो कम्युनिटी थी वो 2 दलों में बंट गई, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। दूसरी चीज़ भाई क्या हो सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जो वकील थे, टीचर्स थे, वो अंग्रेजों के स्कूल में जाना पढ़ाना बंद कर दिया, और दोस्तों जो वकील थे वो मुकदमे लड़ना बंद कर दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, गरीबी थी, जिसके कारण क्या था भाई, वकीलों को, टीचरों को अपना घर परिवार चलाने के लिए उनको फिर क्या है, मजबूरन फिर से अपने अपने नौकरियों पर, अपने अपने रोजगार के लिए जाना पड़ा, क्योंकि भाई सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। आप ही जानते हो फिर क्या होता है। अथवा में है सत्याग्रह का क्या अर्थ है भाई, सत्याग्रह मतलब सत्य के विषय पर आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, सत्य के विषय पर आग्रह। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे भैया, महात्मा गांधी के विचार क्या थे, जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। हिंसा ना हो, ठीक है, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाया जाए, ये यहाँ पर है ना। और यहाँ पर जो सत्याग्रह मतलब शांत रूप से आंदोलन चलाया जाए, ये सारी चीजें लिख सकते हो। 6 हेडिंग लिख देना। मैं सारे आंसर आपको बताऊंगा एक एक करके, आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल मैं लिख कर अपनी भाषा में लिख कर समझाऊंगा, ये पूरा हल आपको मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। छठवां है दोस्तों, लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए।
यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा हेडिंग का ध्यान देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप कभी ये मत सोचना कि भाई सामाजिक विज्ञान रटने वाला सब्जेक्ट है। मैं आपसे बोलूंगा केवल पढ़ो, अपने अनुसार उसका आंसर लिखने की कोशिश करो, 6 से 7 हेडिंग बनाना सीखो, आपको सामाजिक विज्ञान में पूरे नंबर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आता है अथवा में वैध शासन का क्या अर्थ है। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। बिल्कुल लोकतंत्र हमारे देश में है और वैध सरकार होती है, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है कि भाई कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, वो स्वतंत्र है, कोई भी आदमी अपने मतलब क्या भाई वो योग हो बस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 7वां, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है भैया, है ना। सभी देशों के एक उसमें चैन में जोड़ना और व्यापार सुगम हो सके, 2 देशों के मत, 3 देशों के मत, जो भी है, ये ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल भाई प्रभाव पड़ा, क्योंकि भाई बाहर से जो भी खाद वगैरह है वजह से हमारे इंडिया में आई, और इंडिया में जो भी मतलब गेहूँ वगैरह अनाज जहाँ मतलब यहाँ पर जैसे ज़्यादा हो गया तो फिर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। जो भी चीज़ें नहीं होती हैं वो इंपोर्ट कर ली जाती हैं, जो भी चीज़ें हमारे देश में फिर ज़्यादा हो जाती हैं वो एक्सपोर्ट करके दूसरे देश को दे दिया जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। तो भैया 6 हेडिंग आपको लिखना है किसी भी तरीके से। कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हेडिंग में कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव, उसके बाद दोस्तों 6 हेडिंग लिख दीजिए। देख सकते हो कितना आंसर आसान रहेगा। अथवा में है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 8वां है दोस्तों यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। अथवा दोस्तों मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो मानव विकास सूचकांक यहाँ पर सब सारे सरल हैं। जैसे ये देखो कितना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। बिल्कुल है भैया असंगठित, क्योंकि आप देखोगे भाई निचली कास्ट को आप देख लेना, कभी भी उनको क्या है सही से मजदूरी नहीं दी जाती, या फिर उनको क्या किया जाएगा भैया, वो संगठित ही नहीं है ना, उनमें संगठन ही नहीं है। तो क्या होता है अलग अलग जाते हैं काम करने, उसके बाद क्या होता है लोग क्या उनकी मजदूरी मार लेते हैं, उनको मजदूरी नहीं देते हैं, उनको सताते भी हैं, उनसे थोड़ा सा बैठ गए बोलेंगे बैठे क्यों हो काम करो, है ना, इस तरीके से होता है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल हम तो सहमत है भैया। कारण सहित उत्तर दीजिए। आप सहमत है कि नहीं वो आपका विचार है, ठीक है। कारण भी आपको देना, क्यों सहमत हो क्यों नहीं सहमत हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये आएगा मानचित्र कार्य भैया सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, तो भाई मेरे चैनल के साथ आप बने रहना। यहाँ पर दिया निम्नलिखित कथनों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्हित द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, इस डॉट के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आपको, यानी आप जब चिन्ह मतलब सही नाम लिखेंगे तो 1/2 नंबर मिलेंगे, और 1/2 नंबर दोस्तों यहाँ पर मानचित्र का मिलेंगे, मतलब जहाँ पर आप दर्शाओगे, तो मतलब दोस्तों टोटल 1 नंबर। तो भैया मानचित्र का टोटल 10 नंबर का आएगा, मतलब 5 नंबर का ये वाला और 5 नंबर का आपका ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ पर हुआ था भैया? अमृतसर। आप जानते हो अमृतसर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पास है ना। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, बारडोली में है क्या, है ना, बारडोली में है यार। देख रहे ना मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन हो जाती है मेरे भाई, ठीक है, मेरे भाई बहन जो भी। गा है दोस्तों वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण, है ना, यही है, देख लेना, या तो खेड़ा होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज बहुत करते हैं, इसीलिए इनको बार बार दोस्तों पढ़ना है। देखो मुझको खुद कंफ्यूजन हो गई, क्यों? क्योंकि भाई 1-2-10 दिन 20 दिन ना पढ़ो तो यही हो जाता है। उसके बाद क्योंकि हमारे ऊपर और बोझ रहता है आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना, अब आपका लास्ट है तो हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया, इसमें केवल क्या है मानचित्र नहीं मिलेगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पर आपका है, ये आपको क्या है भैया करना है, इसमें मानचित्र दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का उद्यान कहाँ पर है भैया? पश्चिम बंगाल जहाँ पर है वहाँ पर इस चिन्ह द्वारा दर्शा दो। इसमें भी कुछ नहीं, ट्रिक लगाना है। पश्चिम बंगाल लिखा है ना, तो पश्चिम बंगाल भैया कहीं पर है वहीं पर जाकर बस ये चिन्ह द्वारा इस तरीके से दर्शा दो और वहाँ पर लिख दो भैया, ठीक है। क्या उसका नाम जो है दोस्तों चिन्ह द्वारा नाम आपको लिख देना है, बस वहाँ पर नाम याद करना पड़ेगा। नर्मदा नदी पर बांध कौन सा बना है भैया? चिन्ह द्वारा नाम सहित। उसके बाद महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। कोडरमा है क्या? नहीं, कोडरमा तो अभ्रक है, ठीक है। तो कोयला का जो क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित। देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको हो। ये दृष्टिबाधित के लिए, इसमें केवल मानचित्र नहीं मिलेगा, केवल नाम लिखना पड़ेगा और नंबर उतने ही मिलेंगे, बस दृष्टिबाधित के लिए ये।
तो देख सकते हो दोस्तों कितना मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर अब की बार बहुत सरल आने वाला है। सोशल साइंस का मुझे लगता है सबसे सरल क्वेश्चन पेपर आएगा। जो बंदा केवल पढ़ाई करके जाएगा वो फोड़ के आएगा, जो रट के जाएगा मुझे नहीं लगता वो फोड़ के आएगा, क्योंकि सोशल साइंस भैया रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे भाई। सोशल साइंस है समाज के बारे में जानना, और केवल आप पढ़ो और अपने दिमाग से आंसर बनाने की कोशिश करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।